हाय एवरीवन, स्टडी आईक्यू पीसीएस के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग मध्य प्रदेश के नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स के फर्स्ट पार्ट को करेंगे। दो पार्ट में हम नवंबर मंथ का करंट अफेयर करेंगे, जिसमें हम मध्य प्रदेश स्पेसिफिक न्यूज़ को एमसीक्यू के पैटर्न में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है रवनीत कौर। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे रवनीत कौर ऑफिशियल के साथ जुड़ सकते हैं, इंस्टा पे रवनीत कौर ऑफिशियल्स के साथ जुड़ सकते हैं। शुरू करते हैं लेक्चर को। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कमलापति पैलेस के बारे में। कमलापति पैलेस एक्चुअल में न्यूज में था और ये 7 स्टोरी पैलेस है, 7 मंजिला पैलेस है। आपको ये बताना है कि कमलापति पैलेस जो है इसको बनवाया किसने था। आपके ऑप्शंस हैं रानी अवंतीबाई, रानी कमलापति, रानी दुर्गावती या फिर नन ऑफ द अबव। नाम से ही क्लियर होगा, रानी कमलापति जो है इनके द्वारा ये 7 स्टोरी का पैलेस बनवाया गया था। रानी कमलापति एक्चुअल में 18th सेंचुरी में गोंड क्वीन रह चुकी हैं और कहा जाता है कि गोंड रूलर निजाम शाह जो थे, जो कि गिनौरगढ़ के चीफ कहे जाते थे, उनकी विडो थी। ठीक है। रानी कमलापति को कमलावती भी कहा जाता है और निजाम शाह की एक्चुअल में 7 बीवियां थी। उन 7 बीवियों में से रानी कमलापति एक थी और ये भी कहा जाता है कि ये चौधरी कृपा रामचंद्र की डॉटर थी और ये अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती थी। साथ ही साथ इनमें ऐसी कैपेबिलिटीज या एबिलिटीज भी थी जिनकी वजह से इनकी काफी प्रशंसा होती थी। इन्होंने 7 स्टोरी कमलापति पैलेस जो था वो कंस्ट्रक्ट करवाया था। प्रेजेंट में ये जो पैलेस है ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में आता है और अपर और लोअर लेक्स जो इसके आसपास बनी हुई हैं वो सब एएसआई की निगरानी में ही आती हैं। Now let's come to the next question। ये क्वेश्चन एक मध्य प्रदेश के क्राफ्ट्समैन के बारे में है। मध्य प्रदेश के एक क्राफ्ट्समैन को टाइटल ऑफ मास्टर आर्टिजन ऑफ द ईयर से नवाजा गया है। ये मास्टर आर्टिजन ऑफ द ईयर का जो टाइटल है ये इनको इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड 2021 में दिया गया। मध्य प्रदेश के कौन से क्राफ्ट्समैन है इनको ये टाइटल मिला है। आपके ऑप्शन है मुबारिक खत्री, शोभित खत्री, महमूद खत्री और सुधारक खत्री। इसका करेक्ट आंसर होगा मुबारिक खत्री हैं, जिनको ये अवार्ड या टाइटल जो है वो दिया गया है, दैट इज मास्टर आर्टिजन ऑफ द ईयर। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि 2021 के इंटरनेशनल क्राफ्ट्स अवार्ड में मास्टर आर्टिजन ऑफ द ईयर किस राज्य से चुने गए, तब आंसर होगा मध्य प्रदेश। इनको ये अवार्ड इनके एक्सेप्शनल क्राफ्ट्समैनशिप के लिए दिया गया है और इन्होंने एक ट्रेडिशनल क्राफ्ट है दैट इज बाग प्रिंट, उस पर बहुत काम किया है। बाग प्रिंट के क्राफ्ट में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन के लिए ही गॉट दिस अवार्ड। ये अवार्ड जो है शिल्प ग्राम संगठन के द्वारा दिया गया है। शिल्प ग्राम एक नेशनल यूनिट है विश्व शिल्प परिषद का। मुबारिक जो है इन्होंने ट्रेडिशनल क्राफ्ट जो है बाग के ब्लॉक प्रिंट का, जो कि बहुत फेमस था एक टाइम पे मध्य प्रदेश पे, इसको रिवाइव करने की पूरी कोशिश की है। इसके लिए इनको ये मास्टर आर्टिजन ऑफ द ईयर का टाइटल भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदौर की जो टीम है, इंदौर वी ऑब्वियसली नो सिटी है एमपी का बहुत फेमस। इनको वर्ल्ड रोबोटिक चैंपियनशिप 2022 में एक पर्टिकुलर प्लेस मिला है। इंदौर की टीम को वर्ल्ड रोबोटिक चैंपियनशिप 2022 में कौन सी पोजीशन मिली है। आपके ऑप्शंस हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिर फर्स्ट। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा फर्स्ट पोजीशन इनको हासिल हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश को बेस्ट इमर्जिंग स्टेट 2022 का अवार्ड मिला है। ये जो बेस्ट इमर्जिंग स्टेट 2022 का अवार्ड एमपी ने हासिल किया है वो किस पर्टिकुलर क्रॉप की प्रोडक्शन के लिए किया है। आपके ऑप्शंस हैं व्हीट की प्रोडक्शन, राइस, मिलेट्स या फिर पल्सेस। इसका करेक्ट आंसर होगा मिलेट्स की प्रोडक्शन के लिए ये अवार्ड एमपी को दिया गया है। मिलेट्स की बात करते हैं। मिलेट्स आजकल बहुत चर्चा में है। यूनाइटेड नेशन के द्वारा साल 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया गया है। नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साल 2019 में सेलिब्रेट किया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिलेट्स को न्यूट्री सीरियल्स कह के घोषित किया है। इनको न्यूट्री सीरियल्स कहा जाता है। मिनरल्स जो है वो बहुत रिच सोर्स होते हैं मिनरल्स का, फाइबर का। इसके अलावा ये एग्रीकल्चरल पर्सपेक्टिव से फार्मर्स की इनकम को इंक्रीज करने के लिए भी बहुत अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि इनको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता, ज़्यादा केयर नहीं चाहिए होती। आप इस मिलेट्स को वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज में आराम से उगा सकते हैं।
दे डू नॉट नीड मच कंजर्वेशन, मच फर्टिलाइजर्स, तो ज़्यादा खर्चा नहीं होता इनपुट में इसकी जब क्रॉप उगाई जाती है। तो फार्मर्स की अगर हम डबल इनकम करना चाहते हैं तो उसके लिए मिलेट्स कैन बी द सॉल्यूशन, जो कि किया जा सकता है, क्योंकि मिनरल फाइबर में रिच है, हमारी डाइट को कंप्लीट करता है, न्यूट्री सीरियल्स है, तो इसलिए बच्चों में जो कुपोषण की समस्या है जो कि एडोलेसेंट गर्ल्स में भी पाई जाती है, उसको भी मिलेट्स जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हमारा मिड डे मील जो स्कीम चलता है उसमें मिलेट का एक डाइट जो है वो कंपलसरी हो जाए तो मतलब माल न्यूट्रिशन की समस्या से आप बोल सकते हैं निजात पाई जा सकती है। एक चीज आप और ध्यान रखेंगे कि रेलवेज के द्वारा भी मिलेट्स का प्रमोशन जो है वो किया जा रहा है। आप जब रेलवे में आप ट्रैवल करते हैं तो पहले स्वीट डिश आपको जो मिला करती थी खाना खाने के बाद, वो कई बार आइसक्रीम होती थी, अभी भी आपकी चॉइस पे होता है इनफैक्ट, लेकिन अभी स्वीट डिश में कुछ मिलेट्स के जो प्रोडक्ट हैं उनको भी इनकॉर्पोरेट किया गया है। जब आप चाय वगैरह रेलवे से लेते हैं तो उसमें भी आपको मिलेट के लड्डू मिलते हैं, रागी का लड्डू मिल जाएगा, ज्वार का लड्डू मिल जाएगा। तो मिलेट्स का प्रमोशन कैसे किया जा रहा है? मिलेट बेस्ड प्रोसेस फूड को प्रमोट करके गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे कि ट्रांसपोर्ट में उसको प्रमोट किया जा रहा है, रेलवेज में, एयरवेज में, जैसे आप फ्लाइट वगैरह में ट्रैवल करते हैं। तो ये मिलेट्स को इस तरीके से अगर हम प्रमोट करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनके बारे में पता लगेगा। आई होप आपको मिलेट्स के टाइप्स पता हैं कि मिलेट्स में फर्दर क्या क्या क्रॉप्स आती हैं, जैसे कि आपका बाजरा हो गया जिसको पर्ल मिलेट कहा जाता है, ज्वार हो गया, रागी हो गया, फिर कोडू हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के आयुष डिपार्टमेंट के द्वारा रिसेंटली अक्टूबर 23 को नेशनल आयुर्वेदा डे मनाने के सेलिब्रेशन के बारे में अनाउंसमेंट किया गया है। तो आपको ये बताना है कि साल 2022 में कौन से नंबर का नेशनल आयुर्वेदा डे मध्य प्रदेश के आयुष डिपार्टमेंट ने मनाया। ऑप्शंस हैं सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ या फिर सेवेंथ। इसका आंसर होगा ये सेवेंथ नेशनल आयुर्वेदा डे था। और अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए नेशनल आयुर्वेदा डे किस दिन मनाया जाता है तो अक्टूबर 23 को मनाया जाता है। सो आप ध्यान रखेंगे अक्टूबर 23 को ये मनाया गया। इसका थीम भी आपको ध्यान रखना है। थीम था हर दिन हर घर आयुर्वेदा। ये प्रोग्राम इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि हम आयुर्वेदा 24/7 जो है वो प्रमोट कर सके। आयुर्वेदा डे बेसिकली साल 2016 में सबसे पहले मनाया गया था और उस टाइम पे धन्वंतरी जयंती थी जब ये पहली बार मनाया गया था। 7 गवर्नमेंट आयुर्वेदा हॉस्पिटल जो है वो ऑलरेडी मध्य प्रदेश में है। 1700 से ज्यादा आयुष डिस्पेंसरी और वेलनेस सेंटर जो है वो भी बनाए गए हैं। तो आयुर्वेदा डे जो है वो बेसिकली आयुष मिनिस्ट्री की आयुष के डिफरेंट डायमेंशंस की जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उनके बारे में हमें बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में। साल 2023 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स को कौन सा राज्य जो है वो होस्ट करेगा? किस राज्य के द्वारा ये होस्ट किया जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश के द्वारा इसको होस्ट किया जाएगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स को। बेसिकली खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हैं इनको यंगस्टर्स के अमंग स्पोर्ट्स की प्रैक्टिसेस को ज़्यादा से ज़्यादा इनकलकेट करने के लिए गवर्नमेंट ने बूस्ट करने के लिए स्टार्ट जो है वो किया है। ये फिफ्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 जो है वो 8 सिटीज में मध्य प्रदेश के कंडक्ट होने का डिसीजन हुआ है। ये जनवरी 31 से फरवरी 11 2023 के बीच में 8 शहरों में आयोजित की जाएंगी। वो 8 शहर कौन कौन से हैं? भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, मांडला, महेश्वर और बालाघाट। पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है उसमें ट्रेडिशनल खेल को भी इनकॉर्पोरेट किया गया है। वो कौन सा ट्रेडिशनल खेल है? वो है आपका मालखम्ब। मालखम्ब एक स्टेट स्पोर्ट है मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश का ही राज्य खेल है। यहाँ पे बहुत सारे स्टेट के प्लेयर्स जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते रहते हैं और ये गेम धीरे धीरे कंट्री में लीड हासिल कर रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 की अगर बात करें तो उस टाइम पे ट्रेडिशनल खेल जो था मालखम्ब और जो ब्रेक डांसिंग भी है जो कि मध्य प्रदेश का ही एक ट्रेडिशनल खेल है, उसके प्लेयर्स ने बहुत ब्रिलियंटली परफॉर्म किया था। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है साल 2021 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स किस राज्य में हुए थे। उसके बाद आप ध्यान रखेंगे ब्रेक डांस जो है इसको खेल के तौर पे कब इनकॉर्पोरेट किया गया। इसको पेरिस ओलंपिक्स 2024 के लिए खेल के तौर पे इनकॉर्पोरेट कर लिया गया है। अब ब्रेक डांस भी एक खेल है, सो खेलो इंडिया में भी हो सकता है जल्द ही आपको ब्रेक डांस के बहुत अच्छे प्लेयर्स जो है वो देखने को मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के बारे में। मध्य प्रदेश के द्वारा पूरे कंट्री में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अवार्ड कैटेगरी में प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के अंतर्गत कौन सी पोजीशन हासिल की गई है? आपके ऑप्शंस हैं फर्स्ट,
सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ? इसका करेक्ट आंसर होगा प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में मध्य प्रदेश सेकंड नंबर पे रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते हैं। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि इंदिरा आवास योजना जो थी उसको प्रधानमंत्री आवास योजना में तब्दील किया गया था। किस साल में किया गया था ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इसके दो स्फेयर हैं, एक है रूरल, एक है अर्बन। रूरल वाले को रूरल मिनिस्ट्री देखती है, अर्बन वाले के लिए हमारे पास अर्बन और हाउसिंग अफेयर की मिनिस्ट्री है। इसका लक्ष्य क्या था साल 2022 तक? हाउसिंग फॉर ऑल, कि हर किसी के पास घर होना चाहिए। क्योंकि साल 2022 में ये लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया तो अब टारगेट रखा गया है 2024 तक हाउसिंग फॉर ऑल, हर किसी के पास जो है वो घर होना चाहिए। खास करके वो सारे लोग जो कि स्लम एरियाज में रहते हैं उनको हम रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट के तहत बढ़िया जगह पे लेके जाएंगे, आवास देंगे, ताकि बेसिक एमिनिटीज जो है वो उनको मुहैया करवाई जा सके। मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन को बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट कर रहा है, इसीलिए सेकेंड पोजीशन हासिल हुई है। तो आप ध्यान रखेंगे कि स्टेट ने अभी तक 8 कैटेगरीज में प्रधानमंत्री आवास योजना अवार्ड के तहत अवार्ड्स हासिल किए हैं और इस बार बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अवार्ड कैटेगरी में ये अवार्ड मिला है। मध्य प्रदेश के साथ साथ गुजरात ने भी बेस्ट स्टेट के लिए अवार्ड हासिल किया है और झारखंड और अरुणाचल प्रदेश जो है इनको मिला है अवार्ड आईईसी एक्टिविटीज के लिए, बेस्ट आईईसी एक्टिविटीज सिटीज में देने के लिए। गुजरात को अवार्ड मिला है कन्वर्जेंस की कैटेगरी में। म्यूनिसिपैलिटी के अवार्ड अगर देखे जाएं सिटी लेवल के हिसाब से तो बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूनिसिपल अवार्ड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो देवास है उसने सेकंड पोजीशन हासिल की है। तो मध्य प्रदेश की देवास म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इस कैटेगरी में सेकंड पोजीशन पे रही है। बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूनिसिपल काउंसिल गोहार जो कि डिस्ट्रिक्ट भिंड में है, इसको सेकंड पोजीशन इस कैटेगरी में मिली है। बेस्ट परफॉर्मिंग नगर पंचायत म्यूनिसिपल काउंसिल जो बाट जो कि डिस्ट्रिक्ट अलीराजपुर में है, इसको फर्स्ट पोजीशन मिली है। ये डिफरेंट कैटेगरीज में अवार्ड है, ठीक है। बेस्ट सीएलटीसी अवार्ड जो है ये बेसिकली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन देवास को मिला है, म्यूनिसिपल काउंसिल गोहाट को और म्यूनिसिपल काउंसिल जोबात को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट के द्वारा अपना एक अप्रूवल रिसेंटली दिया गया है कि चीफ मिनिस्टर यूथ इंटर्नशिप फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है इसको अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट फॉर गुड गवर्नेंस एंड पॉलिसी एनालिसिस में कंडक्ट किया जाएगा। तो ये जो यूथ इंटर्नशिप फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है ये कितने साल के लिए कंडक्ट होगा? आपके ऑप्शंस हैं 2 साल, 3 साल, 4 साल या फिर 5 साल। इसका करेक्ट आंसर होगा 2 साल के लिए ये प्रोग्राम जो है इसको कंडक्ट किया जाएगा। मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप योजना, इसमें युवाओं की जो भागीदारी है उसको हमें इनकॉर्पोरेट करना है इन द इकोनॉमिक स्फीयर ऑफ द स्टेट। युवाओं को मुख्यमंत्री जन सेवा मित्र बनने का इसके अधीन मौका मिलेगा। विकास योजनाओं के लिए जमीनी स्तर पर कार्य जो है उसका वो अनुभव कर सकेंगे। उनको विकास खंडों में काम करने का मौका मिलेगा। भविष्य में रोजगार के लिए और भी उनके जो मार्ग हैं वो खुल जाएंगे। क्वेश्चन ऐसे जरूर आ सकता है कि मुख्यमंत्री जन सेवा मित्र बनने का मौका किस प्रोग्राम के तहत मिल रहा है? तो ये मिल रहा है आपका चीफ मिनिस्टर यूथ इंटर्नशिप फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में। आपको बताना है रिसेंटली मध्य प्रदेश स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के नए मेंबर कौन नियुक्त हुए हैं। आपके ऑप्शंस हैं रमन कुमार टंडन, राजीव कुमार टंडन, संजीव कुमार टंडन या फिर सुधीर कुमार टंडन। इसका करेक्ट आंसर है राजीव कुमार टंडन। ह्यूमन राइट कमीशन की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि ह्यूमन राइट कमीशन का मेन पर्पस क्या होता है। ह्यूमन राइट को जो कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन चाइल्ड राइट में भी मेंशन किए गए हैं उस कन्वेंशन के अधीन ह्यूमन राइट को प्रैक्टिस करना और इंश्योर करना हर एक सिटीजन के लिए। इंडिया में हमारे पास नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक बॉडी है जो कि नेशनल लेवल पे देखती है ह्यूमन राइट के वायलेशन को और स्टेट लेवल पे हमारे पास अलग बॉडीज हैं। आपको ये ध्यान रखना है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं है, विच मीन्स कोई कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नहीं बताता है कि ये बॉडी बनेगी। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक कानून के तहत बनाई गई बॉडी है, ठीक है। और कानून में पार्लियामेंट के द्वारा जो कानून बनाया गया है उसके तहत जो भी चीजें लिखी गई हैं उसी हिसाब से बॉडी जो है वो फंक्शन करती है। और ध्यान रखना है इस बॉडी की जो रिकमेंडेशन है वो मैंडेटरी नहीं होती। रिकमेंडेशन मैंडेटरी नहीं होती, ये मानना नहीं मानना सामने वाले के गवर्नमेंट के ऊपर या सामने वाली एजेंसी के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन ऑब्लिगेटरी होता है कि आपको लिख के देना पड़ता है कि आपने ये रिकमेंडेशन क्यों नहीं मानी, ठीक है।
और मध्य प्रदेश स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के राजीव कुमार टंडन नए मेंबर बने हैं। एमपी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो 13 सितंबर 1995 को बनाया गया था। सेक्शन 41A ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1993 का जो है उसी के अधीन एमपी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन बनाया गया। इसका हेडक्वार्टर है भोपाल में। इसके चेयरमैन नरेंद्र कुमार जैन है, वेरी इंपॉर्टेंट। नए मेंबर राजीव कुमार टंडन है, इन्होंने सरबजीत सिंह को रिप्लेस किया है। चेयरमैन अगर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के पूछ लिए जाएं तो अरुण कुमार मिश्रा हैं। और सबसे बड़ी बात है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के भी जो चेयरमैन हैं वो मध्य प्रदेश से ही बिलोंग करते हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर से इनका रिलेशन है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन जो है एक्सप्लेनेशन की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 17th नेशनल यूथ एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 जो है इसको तात्या टोपे एथलेटिक स्टेडियम में हेल्ड किया गया। सो तात्या टोपे एथलेटिक स्टेडियम जो है आपका ये कहाँ पे है? ऑप्शंस हैं इंदौर, भोपाल, ग्वालियर या फिर धर। इसका आंसर होगा ये भोपाल में है, विच मीन्स 17वें नंबर की नेशनल यूथ एथलेटिक चैंपियनशिप मध्य प्रदेश में हुई थी। मध्य प्रदेश में भोपाल में हुई थी। सो इसके अलावा ध्यान रख सकते हैं कि हमारे नेशनल गेम्स भी रिसेंटली कंडक्ट किए गए थे, वो गुजरात में कंडक्ट किए गए थे। नेशनल गेम्स आपको बहुत अच्छे से अपना पढ़ लेना है। इसमें मैंने क्वेश्चंस भी करवाए हुए हैं क्योंकि नेशनल गेम्स जो है वो काफी सालों बाद कंडक्ट हुए थे। इसका मैस्कट आप ध्यान रख लेंगे, इसके मैस्कट का नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। वो मैस्कट सिंबलाइज करता है एशियाटिक लॉयंस को। एशियाटिक लॉयंस केवल गिर नेशनल पार्क में ही पाए जाते हैं। सो एशियाटिक लॉयंस को ये मैस्कट सिंबलाइज करता था, जो कि नेशनल गेम्स में यूज किया गया। इसी तरीके से हमारे पास अभी नेशनल यूथ एथलेटिक चैंपियनशिप हुई, वो मध्य प्रदेश में हुई। 600 प्लेयर्स ने बेसिकली पार्टिसिपेट किया था। 22 स्टेट से पार्टिसिपेंट आए थे। आशीष संतोष यादव, इन्होंने 10,000 मीटर की रेस वॉकिंग में पार्टिसिपेट किया। अमर सिंह बेस्ट बॉक्सर हैं, इन्होंने गोल्ड हासिल कर रखा है नेशनल यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। प्राची यादव पैरा कैनोई प्लेयर हैं। ये सब आपको जो प्लेयर्स दिख रहे हैं ये बिलोंग करते हैं मध्य प्रदेश से। गीतांजलि त्रिपाठी, इनको गोल्ड मिला वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप में, इन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एशियंट केव्स पाई गई हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कितनी एशियंट केव्स को बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में डिस्कवर किया? आपके ऑप्शंस हैं 26, 12, 34 या फिर 38। इसका करेक्ट आंसर होगा 26 एशियंट केव्स को डिस्कवर किया गया है। अब हम टाइगर रिजर्व्स की बात कर रहे हैं तो हमारे देश में टोटल कितने टाइगर रिजर्व हैं? 50+। आपको कमेंट सेक्शन में एग्जैक्ट नंबर बताना है कितने टाइगर रिजर्व इंडिया में है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टाइगर की प्रोटेक्शन के लिए प्रोजेक्ट टाइगर जो था वो लॉन्च किया था 1973 में। इस प्रोजेक्ट को अब 50 साल जो है वो हो गए हैं 2023 में। तो ये प्रोजेक्ट से क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में टाइगर कंजर्वेशन के लिए लॉन्च किया गया था। इसके तहत नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की बॉडी भी बनाई गई, जो कि टाइगर रिजर्व के डिक्लेरेशन में टाइगर कंजर्वेशन के एफर्ट्स में मतलब अपना योगदान डालती है। सबसे पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था इंडिया का? उत्तराखंड में, जिसको हम हेले टाइगर रिजर्व या फिर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के नाम से जानते हैं। सो ये सबसे पहले डिक्लेयर किया गया था। आपको ध्यान रखना है कि टाइगर रिजर्व के प्रोटेक्शन के लिए केवल नेशनल लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी कैंपेन्स चल रही हैं। जैसे कि T2 इनिशिएटिव कैंपेन जो था वो पिट्सबर्ग डिक्लेरेशन के तहत 13 टाइगर नेशन कंट्रीज के द्वारा चुना गया था। ये T2 डिक्लेरेशन जो था 13 टाइगर कंट्रीज ने आपस में डिक्लेयर किया था कि हम लोग टाइगर की संख्या को दुगना कर देंगे। इंडिया ने इस T2 कैंपेन में पार्टिसिपेट किया और इंडिया ने अपने टाइगर्स की संख्या को लक्ष्य से या डेडिकेटेड ईयर से पहले ही डबल कर दिया। ये आपको जरूर ध्यान रख लेना है, ठीक है। T2 इनिशिएटिव किसके साथ रिलेटेड है? टाइगर से रिलेटेड है। पिट्सबर्ग डिक्लेरेशन टाइगर से रिलेटेड है। ग्लोबल कैंपेन जो है टाइगर की, ग्लोबल कैंपेन फॉर टाइगर कंजर्वेशन, ये उससे रिलेटेड है। फिर एक स्टैंडर्ड्स आते हैं जिनका नाम है CTS, टाइगर कंजर्वेशन स्टैंडर्ड भी इन्हें कहा जाता है। ये स्टैंडर्ड्स भी आपके किस लिए हैं? उन पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व्स को ये स्टैंडर्ड का टैग दिया जाता है जो कि टाइगर प्रोटेक्शन के लिए माहिर होते हैं और टाइगर प्रोटेक्शन के लिए हर चीज को कवर करते हैं। सो जो भी टाइगर रिजर्व अच्छे से टाइगर की कंजर्वेशन कर रहा है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है, उसको CTS का टैग जो है वो दिया जाता है।
रिसेंटली 26 केव 26 टेम्पल्स डिस्कवर किए गए हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। कहाँ पे? बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। केव्स के अलावा ये केव्स जो है बेसिकली वो सेकेंड से फिफ्थ सेंचुरी बीसी से बिलोंग करती हैं। इसके अलावा महायाना सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म के भी कुछ यहाँ पे अवशेष जो हैं या रिमेन्स हैं वो मिले हैं। जैसे कि यहाँ पे चैत्य शेप का डोर मिला है और सेल्स मिले हैं जहाँ पे स्टोन बेड्स हैं। और ये भी एएसआई टीम का कहना है कि बुद्धिज्म से रिलेटेड है। चैत्य आप सबको पता है, चैत्य विहार आपने पढ़ा होगा। चैत्य में बेसिकली पूजा की जाती है बुद्धिस्ट रिमेन की। विहारा जो है वो रेजिडेंशियल प्लेस होता है बुद्धिस्ट मंक्स का। टेम्पल्स जो हैं वो रिसेंट टाइम्स के कहे जा रहे हैं। कालाचूरी पीरियड 9 से 11 सेंचुरी का था, वहाँ के टेम्पल्स के अवशेष हैं यहाँ पे। वाटर बॉडीज जो यहाँ पाई गई हैं वो सेकेंड से 15th सेंचुरी के बीच में है। और ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि कुछ प्लेसेस जैसे कौशमी, मथुरा, पर्वता, फिर आपकी वेज भरदा, इसके अलावा सप्त नरायका, ये भी ब्रह्मी इंस्क्रिप्शन में जो मेंशन की गई हैं उनका भी कुछ कुछ लिंक इन अवशेष से लिया जा सकता है। इसके अलावा श्री भीमसेन, महाराजा पोतश्री और भट्टदेव, ऐसे कुछ महान राजाओं के नाम जो हैं वो इन अवशेष के इंस्क्रिप्शंस पे मिले हैं, या फिर वो सारे नेम जो हैं वो इंस्क्राइब्ड हैं कुछ कुछ जगह पे, जो भी केव्स और टेम्पल्स डिस्कवर हुए हैं उनके। अगला क्वेश्चन है सीएम डेयरी प्लस स्कीम के बारे में। सीएम डेयरी प्लस स्कीम जो है वो मध्य प्रदेश के कितने डिस्ट्रिक्ट्स में इम्प्लीमेंट की जा रही है? आपके ऑप्शंस हैं 2, 3, 4 या फिर 5। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एमपी के 3 डिस्ट्रिक्ट्स में इस स्कीम को इम्प्लीमेंट जो है वो किया जा रहा है। आप ध्यान रखेंगे इस स्कीम को सीहोर डिस्ट्रिक्ट से लॉन्च किया गया था। कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट होगी 3 डिस्ट्रिक्ट्स में? सीहोर में, रायसेन में और विदिशा में। इसका एम क्या है? एनिमल हस्बेंड्री के फार्मर्स की इनकम को ये डबल करने की और इंक्रीज करने की कोशिश करेगी। 2 मुर्रा ब्रीड की जो बुफेलो हैं वो इस स्कीम के अंतर्गत दी जाती हैं। जब आप बुफेलो खरीदने जाते हैं मुर्रा ब्रीड की, तो उसके लिए गवर्नमेंट आपको ग्रांट देती है। जैसे कि अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो सरकार आपको बुफेलो खरीदने के लिए 75% तक ग्रांट देती है। बाकी फार्मर्स को ये ग्रांट है 50%। तो फिर उसके बाद आप ग्रांट लेके बुफेलो खरीद सकते हैं, उनसे आगे चल के दूध बेच सकते हैं लेके, और उसके बाद से अपना डेयरी सिस्टम जो है वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं। सो सीएम डेयरी प्लस स्कीम आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देने के लिए कंडक्ट की जाने वाली एक योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के बारे में। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में इंदौर जो है उसने इसके इम्प्लीमेंटेशन में कौन सा प्लेस हासिल किया? आपके ऑप्शंस हैं सेकंड, फिफ्थ, फर्स्ट या फिर थर्ड। इसका आंसर होगा इंदौर पहले नंबर पे है जिसने बहुत अच्छे से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को इम्प्लीमेंट किया। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की स्कीम है। देखिए ये स्कीम एक मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रेग्नेंट वुमेन को और लैक्टेटिंग मदर्स को 5,000 रुपए का कैश इंसेंटिव दिया जाता है। ये इंसेंटिव दिया जाता है जब फर्स्ट चाइल्ड फैमिली में हो रहा होता है और मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ कंडीशन अच्छी रखनी होती है। गवर्नमेंट के इस प्रोग्राम के 2 ऑब्जेक्टिव हैं। पहला तो अगर वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो वो काम छोड़ देती है अपना, तो उसका वेज लॉस होता है। तो उसको वेज लॉस का टेंशन ना हो इसलिए गवर्नमेंट उसको इंसेंटिव देती है फर्स्ट चाइल्ड की डिलीवरी के लिए। टोटल 6,000 का लमसम अमाउंट होता है। जो 1,000 रुपया बचा हुआ है वो कब दिया जाता है? जब आप जननी सुरक्षा योजना के भी पात्र बनते हैं। जननी सुरक्षा योजना के तहत प्रेग्नेंट वुमेन को अपनी डिलीवरी घर पे नहीं बल्कि हॉस्पिटल में या इंस्टीट्यूशनल में जाके करनी पड़ती है। अगर आप इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करते हैं तो जननी सुरक्षा योजना का 1,000 आपको अलग से मिलता है। प्रधानमंत्री मातृ योजना का 5,000 जो है वो आपको अलग से मिलता है। इसके अलावा सेकेंड इसका ऑब्जेक्टिव है कि प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर्स की हेल्थ अच्छी रहे। उनके पास कुछ पैसा जाएगा तो उससे न्यूट्रिशन डाइट जो है वो कंज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया के फर्स्ट नाइट गार्डन के बारे में। इंडिया का सबसे पहला नाइट गार्डन मध्य प्रदेश के किस शहर में बनाया जा रहा है या फिर बनाया गया है? आपके ऑप्शंस हैं रीवा, ग्वालियर, जबलपुर या फिर उज्जैन। इसका करेक्ट आंसर है उज्जैन में इंडिया का फर्स्ट नाइट गार्डन जो है वो डेवलप किया गया है। अगला क्वेश्चन है रामसर साइट के बारे में, सिरपुर लेक। रामसर साइट जो है वो सिरपुर लेक जो मध्य प्रदेश में है, इसका नाम किस रानी के नाम पे रखा गया है? रामसर साइट सिरपुर लेक का नाम किस रानी के नाम से रीनेम करके रखा गया है? आपके ऑप्शंस हैं दुर्गावती, अवंतीबाई, अहिल्याबाई या फिर नन ऑफ द अबव।
आंसर होगा अहिल्या भाई के नाम पे सिरपुर लेक जो है इसका रीनेम कर दिया गया है। सिरपुर लेक एक रामसर साइट है। रामसर साइट क्या होती है? ये वो वेटलैंड होते हैं जिनका इंटरनेशनल लेवल पे इम्पोर्टेंस होता है। ठीक है, इंडिया से बहुत सारे रामसर साइट्स जो है वो डिक्लेयर कर दिए गए हैं और रामसर साइट का डिक्लेरेशन जो है वो इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर वेटलैंड के अंतर्गत किया जाता है। ये इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड 1971 में ईरान में हुई थी। ईरान में रामसर नाम का एक सिटी है, वहीं पे ये कन्वेंशन हुई, वहां पे रामसर साइट का डिक्लेरेशन हुआ। उसी में बहुत सारी रामसर साइट्स को इनकॉर्पोरेट किया गया है और इंडिया से भी कुछ डिक्लेयर करके उसमें डाली गई हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर वेटलैंड जो है ये एक मॉन्ट्रेक्स का रिकॉर्ड भी अपने पास रखती है। ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का जो रजिस्टर है इसमें उन वेटलैंड को डाला जाता है जो कि बहुत ज़्यादा थ्रेट में है और उनका कंजर्वेशन करना इंटरनेशनली बहुत सिग्निफिकेंट है। इंडिया की तरफ से मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में चिलिका लेक को डाला गया था उड़ीसा में जो है, लेकिन अब इसको निकाल दिया गया है उस रिकॉर्ड से, क्योंकि अब ये ज़्यादा थ्रेटेड नहीं है, इसको प्रिजर्व कर लिया गया है। अभी मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में इंडिया की तरफ से दो साइट्स हैं, एक है आपकी कोयलेदो नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है, दूसरा है आपका लोकतक लेक जो कि मणिपुर में है। तो ये दोनों मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का पार्ट है। इसके अलावा रामसर साइट जो होती है ये गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर कर दी जाती हैं, तो इसका मतलब होता है उस साइट का रामसर साइट बनते ही कंजर्वेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको सरकार प्रायोरिटी देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन के न्यू चेयरमैन किन्हें अपॉइंट किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं धर्मेंद्र मोर, मनवेंद्र मोर, शवेंद्र मोर या फिर परविंद्र मोर। आंसर होगा द्रविंद्र मोर जो है ये नए चेयरमैन बने हैं मध्य प्रदेश चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन के। स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका कि कौन सी पर्सनैलिटी है मध्य प्रदेश की जो रिसेंटली फर्स्ट इंडियन पर्सनैलिटी बनी है जिनको ऑस्ट्रिया का मैक्स ऑफ वाटर अवार्ड दिया गया है? तो ऑस्ट्रिया का मैक्स ऑफ वाटर अवार्ड पाने वाली पहली इंडियन पर्सनैलिटी किस स्टेट से संबंध रखती है? मध्य प्रदेश से। इनका नाम क्या है? आपके ऑप्शन हैं डॉक्टर सतीश गर्ग, डॉक्टर मनीष गर्ग, डॉक्टर सुधीर गर्ग या फिर डॉक्टर दिनेश गर्ग। इसका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर मनीष गर्ग। ये अवार्ड इस्टेब्लिश कब किया गया था? साल 1980 में। ये बेसिकली स्टूडेंट्स और यंग साइंटिस्ट को दिया जाता है। आपकी उम्र 35 साल के आसपास होनी चाहिए तब ये अवार्ड मिलता है। सरफेस फिजिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक थिन लेयर्स पे अगर आप रिसर्च करते हैं, कुछ नया डिस्कवरी करते हैं, देन यू गेट दिस अवार्ड। अब लास्ट में आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ इम्पॉर्टेंट प्लेसेस दिए गए हैं जो न्यूज़ में थे रिसेंटली, और अक्टूबर के कुछ इम्पॉर्टेंट डेज दिए गए हैं। अक्टूबर के मंथ में मैं आपको अक्टूबर के इम्पॉर्टेंट डेज करवाना भूल गई थी जो कि एग्जाम के लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, सो मैं यहाँ पे कवर कर रही हूँ और नवंबर के सेकेंड पार्ट में हम नवंबर के इम्पॉर्टेंट डेज देख लेंगे। 1 अक्टूबर को हम इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन मनाते हैं। 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। 4 अक्टूबर को वर्ल्ड हैबिटेट डे। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर डे। 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 13 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे फॉर नेशनल डिजास्टर रिडक्शन, जिससे रिलेटेड हमारे पास एक सेंडाई फ्रेमवर्क भी है। ठीक है, फिर उसके बाद हम 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाते हैं। 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे मनाते हैं। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस, क्योंकि इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बर्थडे होता है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस की। इंडिया का फर्स्ट रोबोटिक कंट्रोल लैब मध्य प्रदेश उज्जैन में ओपन हुआ। मध्य प्रदेश का फर्स्ट भारत माता मंदिर उज्जैन में है, सेकंड भोपाल में। इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन पार्क मध्य प्रदेश में देवास में बनाया जाएगा। इंडिया का फर्स्ट इन्फेंट्री म्यूजियम महू में बनेगा। इंडिया का पहला डेफ डम्ब ऑर्फेनेज हाउस जो है वो इंदौर में खोला गया है। इंडिया का फर्स्ट दिव्यांग पार्क ये आपका नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में खोला गया है। इंडिया का पहला दिव्यांग रिहैबिलिटेशन पार्क जबलपुर मध्य प्रदेश में खोला गया है। और इंडिया का पहला दिव्यांग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी मध्य प्रदेश में ग्वालियर में खोला गया है। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।